आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष से धरती तक मानव जीवन को नया आयाम, चंद्रमा मंगल जैसे अभियानों की तैयारी की होगी नींव। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी। 106 लोगों की मौत, 1000 करोड़ का नुकसान, कई सड़कें बंद, हिमाचल में बारिश बनी आफत। अगर आप भारत के पीएम हैं या चीन के राष्ट्रपति हैं, रूसी तेल खरीद को लेकर धमकी पर उतरे नाटो चीफ। गाजा में बढ़ रहा कुपोषण, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने नरसंहार रोकने के लिए किया वैश्विक कार्रवाई का आह्वान। ट्रंप ने यूक्रेन को दिए रूस पर हमले का आदेश, जेलेंस्की को देंगे मॉस्को में तबाही मचाने वाले हथियार। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल का इस्तीफा। कियारा सिद्धार्थ के घर गौरी का आगमन, जाने कैसी होती है 15 जुलाई को जन्मी लड़कियां। एथलीट फौजा सिंह हिट एंड रन मामले में आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। और मैं उनसे मिलूंगा, अंपायर पॉल राइफल के फैसलों पर फूटा अश्विन का गुस्सा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर अपने मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने जो वैज्ञानिक प्रयोग किए वह न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय के लिए भी नई दिशा संकेत है। शुभांशु ने आईएसएस में माइक्रो ग्रेविटी पर भारत के नेतृत्व वाले 7 प्रयोग किए। इसमें मूंग और मेथी के बीज का अंकुरन, साइनोबैक्टीरिया और सूक्ष्म शैवाल पर शोध और स्टेम सेल अनुसंधान शामिल थे। नासा के अनुसार अंतरिक्ष में मानव शरीर की प्रतिक्रियाएं, कोशिकाओं की जैविक क्रिया और स्वचालित स्वास्थ्य निगरानी जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रयोग किए गए थे। ये प्रयोग भविष्य में चंद्रमा, मंगल और लंबे स्पेस अभियानों के लिए नींव तैयार कर सकते हैं। इन प्रमुख प्रयोगों में शुभांशु की अग्रणी भूमिका रही। शुभांशु ने एक्सियोम की मुख्य वैज्ञानिक लूसी लो के साथ बातचीत में इसरो के सहयोग से हुए शोध पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों और स्टेम समुदाय के साथ भी बातचीत की। शुभांशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो केंद्रों से शौकिया रेडियो के माध्यम से भी जुड़े। उन्होंने पानी के साथ एक शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शन भी किया, जिसमें एक तैरता हुआ पानी का बुलबुला बनाया और मजाक में खुद को वाटर बेंटर कहा। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू होने वाला है। इस सत्र में एक बार फिर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन सहित विपक्ष के बीच तूफानी टकराव होने की संभावना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के एजेंडे में 8 नए विधेयक और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव शामिल है। इस संसद सत्र में 21 अगस्त तक कुल 21 बैठकें होंगी, जिसमें 12 से 18 अगस्त तक का अवकाश भी शामिल है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली विशेष गहन समीक्षा भी संभावित विवादों में से एक होगी। बिहार में विपक्ष यानी कांग्रेस और आरजेडी चुनाव से महीनों पहले मतदाता सूची में संशोधन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को बिलासपुर, शिमला और सोलन में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई तक वर्षा से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। भारी वर्षा का क्रम प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जारी रहेगा। वर्षा के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना व धौला कुआं में 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अनुसार मानसून के मौसम में भारी बारिश से जान माल को प्रभावित किया है और 20 जून से 15 जुलाई तक 106 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मौतों में से 62 मौतें सीधे तौर पर बारिश से संबंधित आपदाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बादल फटने, डूबने, बिजली का झटका लगने और गिरने से हुई है, जबकि इस अवधि के दौरान 44 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में भी हुई है।
सुनिए, अगर आप चीन के राष्ट्रपति हैं या फिर भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रशिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं और उनका तेल और गैस खरीद रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर मॉस्को में बैठा वो आदमी शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं 100% का सेकेंडरी सेक्शन लगाने जा रहा हूँ। धमकी की ये भाषा दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन नाटो चीफ मार्क रूट की है। उन्होंने गैर कूटनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए भारत, ब्राजील और चीन को रूस के साथ बिजनेस न करने की सलाह दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने मंगलवार को चेतावनी दी कि यदि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगाया जा सकता है और ये प्रतिबंध बहुत भारी पड़ सकते हैं। ये सैंक्शंस अमेरिका द्वारा इन देशों पर लगाया जा सकता है। उन्होंने बुधवार को अमेरिकी सेनेटरों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के लिए नए हथियारों की घोषणा और रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर कठोर टैरिफ लगाने की धमकी देने के ठीक एक दिन बाद कही गई। गाजा में इजराइल के हमलों और खाद्य आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खाद्य आपूर्ति बंद होने से गाजा पट्टी में बच्चों में कुपोषण की दर दोगुनी हो गई है। वहीं गाजा में संयुक्त राष्ट्र के दूत ने दुनिया भर के देशों से नरसंहार को रोकने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। उधर गाजा में हुए नए इजरायली हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। मार्च में इजराइल के हमले फिर से शुरू होने और गाजा में सभी खाद्य और अन्य आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद से 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भूखमरी से जूझ रहे हैं। UNRWA ने कहा कि उसने जून में अपने क्लिनिकों में 5 साल से कम उम्र के लगभग 16,000 बच्चों की जांच की। इसमें पाया गया कि उनमें से 10.2% गंभीर रूप से कुपोषित थे, जबकि मार्च में 15,000 बच्चों में से 5.5% कुपोषित मिले। यूनिसेफ ने कहा कि कुपोषण के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह उसके क्लिनिकों ने जून में बच्चों के कुपोषण के 5,870 मामले दर्ज किए, जो लगातार चौथे महीने की वृद्धि है और फरवरी में दर्ज लगभग 2,000 मामलों से दोगुने से भी ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोपनीय बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस पर हमले को कहा है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से सीधे पूछा कि क्या यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकता है अगर अमेरिका उसे ऐसे हथियार उपलब्ध कराए। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ये सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि क्या यूक्रेन रूस के अंदर तक हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 4 जुलाई को दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई थी। ट्रंप के इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि बिल्कुल। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ये भड़काऊ बातचीत उस वक्त हुई थी जब एक दिन पहले ही ट्रंप ने पुतिन से टेलीफोन पर बात की थी और इस बातचीत को बुरा बताया। जानकारों के मुताबिक यह सवाल ट्रंप की बढ़ती हताशा और रूस को लेकर उनके आक्रामक होते रुख को दर्शाता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति से हुई इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नाटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की और फिर दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की डिलीवरी देने की घोषणा की। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम या शांति समझौते की दिशा में कदम नहीं उठाया तो अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगाएगा जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं और चीन और भारत जैसे देश शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार में संभावित बड़े बदलाव की पहली औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। इस बदलाव में अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत को भी बदले जाने की संभावना है। शमिहाल ने अपने टेलीग्राम पेज पर लिखा, मैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को बताया कि उन्होंने शमिहाल की जगह 39 वर्षीय यूलिया स्वीरिडेंको को
प्रधानमंत्री पद की पेशकश की है। वह इस समय उप प्रधानमंत्री और यूक्रेन की पहली महिला अर्थव्यवस्था मंत्री है। स्वीडेंगो ने अमेरिका यूक्रेन खनिज समझौते में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ उत्तरी बैठकों में यूक्रेन का कई बार प्रतिनिधित्व किया है, जहां उन्होंने रक्षा सहयोग और आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास पर जोर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर बेटी का आगमन हुआ। कियारा आडवाणी ने 15 जुलाई 2025 को बेटी को जन्म दिया। सावन के 5वें दिन यानी पहली मंगला गौरी व्रत के दिन नन्ही परी के आगमन से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर में खुशियां आई हैं। उनके परिवार और फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हर किसी के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि वे अपनी बेटी का क्या नाम रखें या क्या रखने वाले हैं। उनके फैंस नन्ही परी की एक झलक पाना चाहते हैं। हालांकि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभी तक इसके बारे में कोई सोशल मीडिया पोस्ट या अन्य जानकारी नहीं दी। पंचांग के अनुसार 15 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत था। ऐसे दिन घर में कन्या का आगमन होना खुशहाली का संकेत है। बॉलीवुड के इस कपल को मां मंगला गौरी का आशीर्वाद मिला है, जिसमें इनके घर गौरी का आगमन हुआ। 15 जुलाई को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के अधिपति देवता नागदेव होते हैं और वे भगवान शिव के प्रियगण हैं। पंचमी तिथि का संबंध ज्ञान और कला की देवी सरस्वती से भी है। 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लो निवासी करतारपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। आरोपित ने माना कि वह हादसे के समय गाड़ी में अकेला था और भोगपुर से किशनगढ़ की तरफ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में भी गाड़ी कैद हो गई थी, जिसके आधार पर जांच कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया था कि फॉर्च्यूनर PB20C7100 बलाचौर शहर के हरप्रीत के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस ने उसके घर पर दबिश देकर पूछताछ की तो पता चला कि गाड़ी आगे 3 जगह सेल हुई है। इससे पहले एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने मौके पर पहुंचकर जांच की और लोगों से पूछताछ भी की थी। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद भारत की हार से ज्यादा पॉल राइफल की अंपायरिंग के हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा ही कुछ अपूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी किया। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी मुलाकात पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से हुई, वह इस संबंध में सवाल पूछेंगे। तीसरे टेस्ट के दौरान चौथे दिन पॉल राइफल के गलत फैसले के कारण जो रूट को जीवन दान मिल गया था। मोहम्मद सिराज ने रूट को LBW आउट किया था, लेकिन राइफल ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। रिव्यू के दौरान गेंद लेग स्टंप से टकराती हुई दिख रही थी। रूट अंपायर्स कॉल के कारण बच गए। इसके अलावा पॉल के विवादास्पद फैसले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को आउट करार देना भी शामिल था। ब्राइडन क्रॉस की गेंद पर विकेट के पीछे राइफल ने गिल को आउट कर दिया था, लेकिन रिव्यू में इस फैसले को पलट दिया गया। अश्विन ने पॉल राइफल के फैसलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर कहा कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे उन्हें आउट देने के लिए कहना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब भी भारत गेंदबाजी करता है, उन्हें हमेशा लगता है कि वो आउट नहीं है। जब भी भारत बल्लेबाजी करता है, उन्हें हमेशा लगता है कि वे आउट है। अगर ऐसा सिर्फ भारत के साथ हो रहा है तो ICC को अंपायरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है।